नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। वैसे राजनीति और सरप्राइज का बहुत करीब का रिश्ता होता है। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में कब सरप्राइज मिल जाए कुछ अता पता नहीं होता। साल बीत रहा है 2022 और आ रहा है नया साल 2023। कई सारे नए मौके लेकर, कई सारे नए अवसर लेकर, कई सारी नई चुनौतियों को भी लेकर। तो हमने सोचा कि क्यों ना साल के अंतिम दिनों में जाते जाते एक विश्लेषण कर लिया जाए बीते हुए साल का भी और उन चुनौतियों का भी, उन चीजों का भी जो कि आने वाले साल में सरकार, विपक्ष और प्रदेश सभी के सामने आकर खड़ी हुई हैं। बात चाहे महंगाई की हो, बात चाहे बेरोजगारी की हो, या बात चाहे उन मुद्दों की हो जिनको लेकर सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा यह कहा गया था कि 2022 के अंत तक इन पर काम किया जाएगा। 2022 का अंत आ गया है। काम कितना हुआ ये लेखा जोखा लेने की अब जरूरत है। तो हम चर्चा करेंगे। आज तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए, क्योंकि उन मुद्दों को जानना बहुत जरूरी है जिसके इर्द गिर्द हमारी बातचीत होगी 2022 और 2023 को लेकर। रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने, फिर मेहमानों का परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। एक कविता की बड़ी शानदार सी पंक्तियां हैं, जो बीत गई सो बात गई। आमतौर पर इसे एक सकारात्मक रवैये को दर्शाने वाली कहावत की तरह देखा सुना जाता है, मगर जब बात राजनीति की आती है तो इसका आशय पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। यहाँ जो बीत जाती है वो बात जाती नहीं है, बल्कि एक नया बखेड़ा लेकर सामने आ जाती है। राजनीति में गड़े मुर्दों को उखाड़ना कोई नई बात नहीं। पुरानी बातों को मुद्दा यहां बनाया जाता है और वार पलटवार किया जाता है। ये साल 2022 वैसे तो पहले ही दिन एक दर्दनाक खबर लेकर सामने आया था। याद होगा आपको, 1 जनवरी का दिन जब डाडम हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था और प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा जोरों से गूंज उठा था। इस घटना के 1 साल बाद ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस साल में सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। ये साल कई उतार चढ़ाव लेकर आया तो कई शुभ समाचार भी लेकर आया। खबर चाहे अच्छी हो या बुरी हो, दोनों ही अवस्थाओं में उंगली सरकार के कामकाज पर उठती है। सरकार को भी इस साल में कहीं वाहवाही मिली तो कहीं आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। आइए नजर डालते हैं इस साल की कुछ गर्म रही चर्चाओं पर। डाडम हादसा जिसने अवैध खनन को उजागर किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हटने की अफवाहों ने खूब सुर्खियां बटोरी। गठबंधन की गांठ खुलने पर कई बार अटकलें लगी, मगर जोड़ी सलामत रही। खाद की किल्लतों से किसानों को फिर से रूबरू होना पड़ा। आदमपुर उपचुनाव में सरकार ने आदमपुर के किले पर फतेह हासिल कर इतिहास रचा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान बनाए। बेरोजगारी दर और महंगाई दर में हालात ज्यों के त्यों रहे। विभागों को मर्ज कर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मॉडल पेश किया। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री अब भी रहस्य है। इन सब मुद्दों पर कभी सरकार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई तो कभी विपक्ष फ्रंट फुट पर रहा। सदन में भी मुद्दे गूंजे और काफी नोकझोंक हुई, लेकिन बीती बातों के बोझ को बहुत ज्यादा समय तक ढोना भी सही बात नहीं। नतीजन अब नया साल नई उम्मीदों को लेकर आया है और नए मौकों को लेकर आया है। सरकार से सभी की उम्मीदें लगी रहती हैं। ऐसे में इन उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इस जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लेती है इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। साहब, ये लोकतंत्र है, तराजू का पलड़ा यहाँ बराबर रहना चाहिए। तो जिम्मेदारियों का जितना बोझ सरकार पर है उतना ही विपक्षी पार्टियों पर भी है। जरूरत है कि विपक्षी दल अपने निजी स्वार्थ को भुलाकर जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें। अब देखना होगा कि विकास के मैदान पर आने वाले साल में हरियाणा प्रदेश कितने चौके और छक्के जड़ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आप सबसे पहले जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं। सरकार के साझेदार जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं और विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत मैं गर्ग साहब आपसे कर रहा हूं, क्योंकि सरकार का लेखा जोखा आप देंगे और फिर आपका लेखा जोखा अत्रे साहब देंगे। इस बीते साल को अगर हम देखें सरकार की सफलताओं के तौर पर, तो आप बतौर विपक्ष कैसा देख रहे हैं इस 2022 को सरकार के लिहाज से प्रदेश के हित में? गर्ग साहब। केशव जी, 2022 सबसे पहले मैं आने वाला नव वर्ष पर सभी प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 2022 जो जाने वाला है, ये जनता के लिए बड़ा तकलीफदायक रहा, जिसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था, अनेकों मुद्दे हरियाणा के अंदर रहे। यहाँ तक कि आपने भी जिक्र किया, लगातार 8 सालों से जो खनन घोटाले चल रहे हैं, अनेकों मजदूर मरे, अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिली। और यहाँ तक कि खनन माफिया द्वारा डीएसपी की भी हत्या कर दी गई गाड़ी चढ़ाकर। इसके अलावा धान घोटाले हुए, लगातार शराब घोटाले। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे 5000 शराब की पेटियां इन्होंने गोदाम से निकालकर पंचायत चुनाव में बेच दी। 2020 के अंदर जो शराब की पेटियां पुलिस कस्टडी में थी, वो सारी बेच दी गई। आज तक मुलजिम को सजा नहीं मिली, उनकी रिकवरी नहीं। और ये गृह मंत्री जी ने विधानसभा में कहा हमने एसआईटी गठन कर दी है। भाई एसआईटी गठन 2 साल हो गए, 2 साल में आपने कुछ रिजल्ट नहीं दिया। जहाँ ना रिकवरी हुई, ना दोषियों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह अनेकों प्रकार के, जैसे रिश्ती घोटाला था, पेपर लीक घोटाले, अनेक घोटाले हुए। ठीक है, यहाँ तक कि देखिए, मैंने नोट किया आपकी बात को। आपने कहा कि 2022 तकलीफ वाला साल रहा है। ठीक है, पहला कमेंट हो गया, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस मुद्दों दर मुद्दों पर। अब मैं अत्रे साहब से रिएक्शन लेता हूं। अत्रे साहब, गर्ग साहब को इस बीते साल में सब कुछ काला ही काला दिखाई दे रहा है। वो कह रहे काफी तकलीफ वाला ये साल रहा। मैं आपसे जवाब चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करके भगवान के चरणों में चली गई है। मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ और आने वाले नए साल की आपको, आपकी टीम को और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जी, जैसे ही गर्ग साहब ने बात शुरू की, देखिए केशव जी, हो क्या रहा है, लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है आलोचना करें, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर आप आलोचना तथ्यात्मक करोगे, तथ्यों पे करोगे, तो हम आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात का जवाब भी देंगे। लेकिन अगर आप केवल खबर बनाने के लिए तथ्य रहित आलोचना करोगे, तो मुझे लगता है जनता इस बात को समझती है। गर्ग साहब ने छूटते ही जो बातें बोली, पहले उन्होंने बोला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा कानून व्यवस्था, और उसके बाद आगे वो खनन घोटाला। एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, महंगाई की जब भी बात होती है केशव, आप भी जानते हैं, हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए 2021-2022, क्योंकि पहले कोविड ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, उसके बाद 2022 के अंदर जिस तरह से रूस और यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो उसका प्रभाव पड़ा, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में भी असर पड़ा था, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर हम बात करते हैं मई 2022 में, मई में लगभग 15.8% हो गया था केशव। लेकिन आज वही होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे देश के अंदर मात्र 5.8% है। ये किया है हमारी सरकार ने। जहां एक तरफ विश्व के सभी देश महंगाई से त्रस्त है, चाहे अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, यूके की बात करें, लेकिन भारत एकमात्र कंट्री है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से मेंटेन किया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को 5.8 तक लेके आ गए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 5.7 तक लेके आ गए। ये स्थिति आज की है। लेकिन विपक्ष लगातार, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे बजरंग दास गर्ग की बात करें, मतलब चाहे टॉप की बात कर ले, चाहे नीचे वाले की बात कर ले,
लगातार एक ही बात दोहराते हैं, साहब महंगाई महंगाई महंगाई। परिस्थितियां नहीं देखते। जिन परिस्थितियों से देश की अर्थव्यवस्था को निकाल के देश के प्रधानमंत्री ने आज महंगाई को जिस स्तर पे कंट्रोल किया है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। चाहे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, सभी तारीफ करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने छूटते गई बेरोजगारी। कांग्रेस का एक शगुफा हो गया। हरियाणा प्रदेश की जब बात करते हैं तो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की एक एजेंसी है, जिसकी रिपोर्ट का जिक्र करते ही कहना शुरू कर देते हैं, साहब देखिए हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे है। चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, चाहे बजरंग दास गर्ग जी की बात करें। जब विधानसभा के पटल पे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा देते हैं, परिवार पहचान पत्र के जरिए जिन लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन किया हुआ है उसका आंकड़ा देते हैं, MSSO का जो आंकड़ा देते हैं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा रखा जाता है, नीति आयोग का जो आंकड़ा रखा जाता है, ठीक है, उसको तो कांग्रेसी मित्र देखते नहीं है। ठीक है। लेकिन अपने ही कार्यकर्ता की एक एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, ये कांग्रेसी मित्रों। ठीक है सर। अब बात आ जाती है कानून व्यवस्था के ऊपर। हाँ। नहीं, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। अभी मैं इनिशियल कमेंट ले रहा हूं एकत्र साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं चूंकि, और मैं इनिशियल कमेंट ले रहा हूं। आऊंगा गर्ग साहब, आपसे भी जवाब मांगूंगा। एक बार पहला कमेंट सभी से ले ले। पहले मैं अब विवेक चौधरी जी के पास आ रहा हूं। विवेक जी, कई बार भविष्यवाणियां हुई, लोकदल की तरफ से खासतौर पर भविष्यवाणियां की गई कि गांठ टूटने वाली है गठबंधन की, लेकिन गठबंधन जोड़ी अभी तक सलामत है। बताइए जरा कैसा देखते हैं 2022 को? 2022 केशव जी बहुत बढ़िया रहा, मैं तो कहूँगा। और जो लोग आपने बताया कि किस तरह से अफवाहें उड़ाने का काम करते थे, और ये पहले दिन से, जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से इनका काम है। कभी 15 दिन कहते हैं, कभी 15 महीने कहते हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ। आज गठबंधन मजबूती से सरकार चला रहा है और मजबूती से हरियाणा की सेवा करने का काम कर रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको खूबी निपटाने का काम कर रहा है। आज के दिन अगर मैं बात कहूँ, मैं सुन रहा था बजरंग दास गर्ग जी को, ये कहने लगे तकलीफदायी रहा था। इनके लिए जरूर तकलीफदायी रहा। चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात करें, और चाहे आदमपुर चुनाव की बात करें, सभी चुनाव में जिनको हार का सामना करना पड़ा हो, और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से तो इन्हें भागना ही पड़ा, ये लड़ ही नहीं पाए, तो इनके लिए तो बहुत ही तकलीफदायी ये साल जरूर रहा। पर गठबंधन के लिए मैं कहूँगा बहुत बढ़िया साल ये रहा। चाहे हम आदमपुर चुनाव की बात करें, गठबंधन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और जीतने का काम किया। चाहे हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, राज्यसभा चुनाव में जजपा समर्थित उम्मीदवार कार्तिक शर्मा जी जीत करके आए। चाहे पंचायत चुनाव की बात करें और चाहे निकाय चुनाव की बात करें, सभी में जजपा का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। और जजपा ने सरकार के में होते हुए, सरकार में साझेदारी होते हुए, सभी मुद्दे जो थे, जो वादे किए गए, चाहे मैं 50% महिला आरक्षण की बात करूं, चाहे 33% आरक्षण महिलाओं के लिए राशन डिपो की बात करूं, चाहे 50% महिला आरक्षण पंचायत चुनाव की बात करूं, चाहे 75% आरक्षण युवाओं के लिए जो कोर्ट में पेंडिंग है, पर उसमें भी बहुत अच्छा हमें एक वो मिला, चाहे बीपीएल कार्ड की बात करें, तमाम जो वादे थे उनको पूरा करने की कोशिश की गई और तकरीबन पूरे भी किए गए। और सरकार में रहते हुए माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो वादे जनता से किए थे सरकार में आने से पहले, उनको पूरे करने का काम किया और कोशिश की। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों ने भी देने का काम किया। वो 9 दिसंबर की रैली में सबके सामने, 9 दिसंबर की रैली में जो लोगों ने प्यार उत्साह दिखाया, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय था। ठीक है। और मतलब आप कह रहे हैं कि साल बहुत अच्छा रहा जेजेपी के हिसाब से, और साल काला था। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार रेडू साहब का कमेंट ले लूं, फिर गर्ग साहब मैं आपके पास ही आऊंगा। रेडू साहब बताइए 2022 को कैसे आंकते हैं, और नई चुनौतियों के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। रेडू साहब। का जो स्वर्गवास हुआ उसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को नमन करता हूं। और इसके साथ ही 2023 नववर्ष की पूरे प्रदेशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे नववर्ष 2023 हमारे सभी के लिए मंगलमय रहे और सुखदायी रहे। जहां तक 2022 की केशव जी बात करूंगा, तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया।
सभी खिलाड़ियों को भी और प्रदेशवासियों की बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ मैं भगवान का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। 2022 हम ओमिक्रॉन कोरोना के वेरिएंट के साथ प्रवेश किया था हमने, और बहुत मिनिमम क्षति के साथ उस वेरिएंट को भी हम झेल पाने में सक्षम रहे। इसके लिए भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ जो है मैं कहना चाहूंगा केशव जी, 2022 का जो वर्ष मुख्य रूप से हमारे लिए रहा, उसमें किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। किसानों को बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी, आखिरकार समझौते हुए, और वो समझौते पूरे भी नहीं हुए। आज भी वो तो 2021 की बातें हो गई। 2022 हरियाणा प्रदेश के लिए, रेड्डी साहब एक साल पीछे चल रहे हो, 2021 की बातें हो। हाँ, 22 में भी अब तक भी अब तक भी आंदोलन चले हुए हैं एमएसपी के लिए। आज भी हड़तालें चल रही है, वो पूरा नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो 2022 में मुख्य तौर पर जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, हरियाणा प्रदेश को इसके लिए शर्म से झुकना पड़ा कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हमारा प्रदेश बेरोजगारी में खड़ा हो गया करके, और लगभग 1 लाख तो सरकार या अत्रे साहब भी है इसी पर मुद्दे पर बात कर रहे थे हम। रेड्डी साहब, उनका कहना है कि जो आंकड़े हैं वो CMI के आंकड़े हैं, वो नकार रहे हैं उन फिगर्स को। नहीं, CMI हमारी जो है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो हर वर्ष वही आंकड़े देते हैं, और वो मान्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये तो बार बार कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसके जो चेयरपर्सन है कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं उनकी तस्वीरें और चीजें सामने आती रही हैं। अब कौन कितना सच है कौन कितना झूठ है वो बात की बात है, लेकिन बॉडी तो इंडिपेंडेंट है, वो कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, सरकारी आंकड़े नहीं है। चलो ठीक है। हाँ केशव जी, आज आप देखिए, आप अलग अलग बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। CMI की रिपोर्ट छोड़िए, आप CMI की रिपोर्ट छोड़िए केशव जी। आज हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस टाइम कोरोना अपने चरम पर था, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के बार बार बयान आया करते कि हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 डॉक्टरों की कमी है। आज तक वो पूरे नहीं हुए। 46% अदर स्टाफ की कमी है, वो पूरे नहीं हुए। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट लगभग 46,000 पोस्टें वैकेंट थी, वो आज तक पूरे नहीं हुए। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कंप्लीट है? और तो और सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जिसकी वजह से आज प्रदेश नशे की चपेट में गया हुआ है, उसमें 380 पोस्ट सैंक्शन की थी, उसमें से भी 175 पोस्ट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 175 पोस्ट है, उसकी भी वैकेंट पड़ी है, जिसकी वजह से लोग नशे के आदी होकर के मौत का ग्रास बनते जा रहे हैं। इस 2022 में केशव जी दूसरा एक नया मुद्दा और ये लेकर के आए थे, ई ट्रेडिंग में किस प्रकार से किसानों को और आड़तियों को परेशानी के द्वार पर खड़ा करने का काम किया, कितने आंदोलन हुए और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। जब लोग पूरी परेशानी झेल लेते हैं तब जाकर के सरकार बात मानने की बात करी। 2022 के लिए अगर कंक्लूजन वेव में प्रवीण जी को कहना चाहूंगा, केवल और केवल सरकार ने एक नीति अपनाने का काम किया, और वो नीति इन्होंने जो अपनाई वो बड़ी दुखदाई नीति इन्होंने अपनाने का काम किया है, वो है लिंग रोल की। पूरे सारे के सारे विभाग, किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सब आंदोलनरत रहे, किसी की सुनवाई नहीं की, और इन्होंने एक नीति अपना ली कि बैठे हैं तो बैठे रहने दो, इनको सुनो ही मत। जबकि पहले की सरकारें हुआ करती थी, यदि कोई भी विभाग आंदोलन पर आ जाता है, हड़ताल पर आ जाता है, तो सरकार को जवाब लूंगा मैं। गर्ग साहब से एक बार रिएक्शन लेता हूं। लोग दुखी हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने सभी को दुखी करने का काम किया और समस्या ना सुनने का काम किया। बहुत लंबा तरसा करके वो उनके पास जाकर के संवाद करने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी जो नाकामयाबी इस सरकार की। गर्ग साहब के पास आता हूं। गर्ग साहब, अगर कांग्रेस के संगठन से लिहाज से देखें तो 2022 थोड़ा ऐसा लग रहा है इस बार कार्यकर्ताओं के रिएक्शन से कि ठीक ठाक सा रहा। संगठन बनने की तरफ आप कह रहे हैं कि हम लोग बढ़ रहे हैं, एक अध्यक्ष ऐसा मिल गया जिसके साथ कम से कम आम सहमति है, फिर राहुल गांधी की यात्रा जो निकली राह साग काम वो भी कर गई। तो संगठन के लिहाज से आप क्या मानते हैं, कैसा रहा 2022? और फिर आप गर्ग साहब, अत्रे साहब की बातों का भी जवाब दीजिएगा जो CMI को लेकर वो बोल रहे थे। गर्ग साहब। केशव जी, जहां आपने संगठन की भारत जोड़ो यात्रा की बात की, एक तो मैं बताना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा बहुत ऐतिहासिक सफल रही।
सुबह 6 बजे आप देखोगे इतनी भारी ठंड के अंदर ओस होती है, आदमी से आदमी नहीं दिखता, और 6 बजे यात्रा शुरू हो जाती है, 6 से 10 चलती है। 3 दिन हमारी यात्रा हरियाणा में रही, 21, 22, 23। अब हमारी एंट्री होगी 5 तारीख को, और 5 तारीख को हरियाणा में एंट्री करेगी। 6 तारीख को पानीपत के अंदर हम रैली करेंगे, और लाखों आदमी इस रैली के अंदर होंगे। दावे के साथ कहता हूं मैं, आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। आज कहना कोई मतलब वो होगा बेईमानी, मैं कभी इतने लाख होंगे, लाखों की तादाद में आदमी होंगे। और आप देखोगे ऐतिहासिक, देश के इतिहास में सबसे बड़ी रैली हरियाणा में पानीपत के अंदर होगी। चलिए, उसके अलावा जहां संगठन की आपने जिक्र किया, हाँ। संगठन लगातार बनता जा रहा है। संगठन में प्रदेश स्तर का संगठन बन गया, पीसीसी के हमारे डेलीगेट बन चुके हैं, और जितने सेलों के प्रदेशाध्यक्ष है वो बन चुके हैं। अब देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके लिए भी हमने 14 कमेटियां अलग अलग बनाई है। प्रचार की है, टेंट की है, खाने की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, इस प्रकार की सारी व्यवस्था, वॉलंटियर व्यवस्था है, सेवादारों की व्यवस्था है, सारी कमेटियां इनकी बनाई है। और जिला अध्यक्ष की जो बात है वो जल्दी ही भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां मेरे साथी इनेलो के साथी ने कहा बेरोजगारी, ये हकीकत बात है। अब पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल स्थान के ऊपर है। 2014 के अंदर बेरोजगारी 1.37 थी, और अगस्त महीने के 2022 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, सीएमआई का 35.7 थी। गर साहब, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, अत्रे साहब उन आंकड़ों को एडमिट ही नहीं करते हैं। सीएमआई तो एक बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, वरना बहस इधर उधर घूमती रहेगी। यही केशव जी यही बताना चाहता हूँ, जब बेरोजगारी नंबर 1 हरियाणा आए तो मानते नहीं, और नू कहे भी सबसे अच्छा गुजरात के अंदर बेरोजगारी कम है। ये कहते देखो जी सीएमआई का आंकड़ा है, गुजरात नंबर 1 के ऊपर है। जब राजस्थान का फिगर आए भी 2nd नंबर पे राजस्थान की हालत खस्ता है, बेरोजगारी नंबर 2 पे राजस्थान में, देखो जी राजस्थान में नंबर 2 पे है। जब हरियाणा का जिक्र आए तो ये आंख मूंद लेते हैं, फिर कहते हैं कांग्रेस की एजेंसी है। दूसरी बात, जहाँ किसान की बात कही, हकीकत बात है, किसान धरना प्रदर्शन लगातार धरने प्रदर्शन पे है, फसल के मुआवजे के लिए प्रदर्शन पे है, यहाँ तक एमएसपी की गारंटी के वास्ते है, नहरी पानी के बारे में है, गन्ना का रेट बढ़ाने के लिए हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने एक नया घोटाला हाल ही में किया, जो बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे की जो काम दिया गया था, एक जयपुर की कंपनी को दिया, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया, और उसका भुगतान किया गया 42 करोड़ 50 लाख का। और यहाँ तक कि जो नगर निगम के चेयरमैन हैं, जो बीजेपी के खुद के हैं, उन्होंने कहा भी इस एजेंसी को पेमेंट ना करो, इसकी जो पेमेंट रोकी जाए, इसको डिरजिस्टर किया जाए, और इसके जितनी सर्वे है गलत है। जिसकी 1 मंजिली बिल्डिंग थी 4 मंजिली दिखा दी, किसी का 500 गज का मकान है उसको 2000 का दिखा दिया, जिसका 100 गज का था उसको 500 दिखा दिया, और लोग धक्के खा रहे थे। और उसके बावजूद मंत्री के दबाव में पेमेंट कर दी गई। और यहाँ तक कि देखिए अचंभे की बात देखिए, नगर निगम की जो हाउस है वो रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, और उनके कमिश्नरों से लेटर लिया गया। हाँ, यह जो जयपुर की कंपनी ने सर्वे किया है, ठीक किया गया है। वो देखो इतना बड़ा गोलमाल, कितना बड़ी दबाव कमिश्नरों पर देकर उनसे ये लिखाया गया। और यहाँ तक कि आप देखोगे आंगनबाड़ी के सरपंच, पंच, सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। सरकार के खुद के कर्मचारी इनके काबू नहीं आ रहे। इन्होंने वायदा किया था हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे और हम पक्के कर्मचारी करेंगे। सफाई कर्मचारी जो वायदा ठीक है सर, मैंने आपके सारे सवाल लिए, मैं जवाब लेता हूँ। 4 महीने पहले मैं जवाब लेता हूँ, अपना एक पॉइंट इसके अंदर जोड़ देता हूँ। अत्रे साहब, हड़ताल की 11 दिन हड़ताल रही। ठीक है,
देखिए क्या तो एक पॉइंट सिर्फ रह गया। हाँ। मेन पॉइंट है, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे साथी कहते थे हमारा प्रदर्शन जेजेपी का अच्छा रहा, इनका प्रदर्शन वाकई अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा सरपंच के चुनाव में हार जाता है, इनके विधायक का बेटा सरपंची चुनाव में हार जाता है, बीजेपी के सांसद का बेटा वो सरपंची चुनाव में हार जाता है। जेजेपी का 2022 बढ़िया क्यों रहा? मलाई चाटने को मिल गई, घोटाले करने को मिल गए, जितने घोटाले हुए वो सारे जेजेपी के बड़ी। अरे कमी नहीं है मेरे भैया, आप मान्य करो, आपने धान घोटाला किया, मानो, आपने खनन करा, आपने डिस्ट्रिक्ट घोटाला किया, आपने हरियाणा के युवाओं को पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करके शराब घोटाला किया। आप मानो, इस बात को मानो, मलाई खाओ, मलाई खाओ, मलाई चाटो, कोई तकलीफ नहीं है, मलाई खाने की होती है। गर्ग साहब को मलाई के रास्ते पता है, आप मलाई खाए जाओ, 2022 बढ़िया बनाए जाओ, ऐसा ना करिए भाई, अच्छी बात नहीं है, जनता भी हमारी है। ठीक है गर्ग साहब, मैं आपके तुम खा रहे, हमारी बंद होती, मैं सवालों का, हमारा परमात्मा है, हमारे साथ जनता है, और आने वाले 26 में आपने तो बड़ा जोर लगा। ठीक है गर्ग साहब, मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूँ। देखिए पहले दिन बहस करेंगे तो बहस ही चलती रहेगी सर, कोई नहीं, मैं हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट दर पॉइंट। गर्ग साहब, दिन पूरे हरियाणा के आड़तियों ने करनाल के अंदर हरियाणा की मंडियां बंद करके हड़ताल में बैठी रही, आपने सुनाई नहीं की? शर्म की बात होती है। लाखों व्यापारी मंडी करनाल के अंदर 11 दिन तक हड़ताल पे बैठे रहते हैं। ठीक है गर्ग साहब, टैक्स पे ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। गर्ग साहब, इतनी बड़ी आपने घोटाले कर रखे, फिर आप बोलते हो घोटाले की सरकार के अंदर। ठीक है गर्ग साहब, गर्म मत होइए, आप पहला दिन है और फिर ऐसे बहस करेंगे, पूरा साल बहसों में निकलेगा। आप पानी पीजिए एक बार, तब तक मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूँ। कोई बात नहीं, मेरा जी जाइए। ठीक, मैं जवाब लेता हूं। अब मैं आपसे जवाब ले रहा हूं अत्रे साहब, जैसा कि अब रेणु साहब ने भी कहा और बजरंग दास जी भी कह रहे थे कि डॉक्टर टीचर्स की कमी है। आप लोग कहते तो हैं कि हमने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, एक सुशासन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सुशासन है सर कि जितने रिक्वायरमेंट है उतने भी पद हमारे पास नहीं है। जिस स्थिति में हम 2022 के शुरुआत में खड़े थे, 2022 के अंत में भी कमोबेश 19-20 के फर्क को छोड़ते तो सिचुएशन वही की वही है। नहीं, वैसा नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, बताता हूँ कि मेरे मित्र कर क्या है जी। देखिए, जहाँ तक गर्ग साहब की बात है, गर्ग साहब का तो रुदाली रुदन था। गर्ग साहब ना तथ्य की बात करते हैं, एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, इससे ज्यादा उनको कुछ आता नहीं है। हाँ, रेणु साहब ने कुछ बातें रखी है, उनका जवाब दूंगा, वरना रुदाली रुदन का क्या जवाब दे सकता है? नहीं, गर्ग साहब ने फिगर्स दिए सर। गर्ग साहब कह रहे हैं कि आप गुजरात में एडमिट करते हैं सीएमआई के आंकड़ों को। नहीं, किसने किया? एक गर्ग साहब यहाँ बैठ के चिल्लाए, आपने एडमिट अत्रे भाई के पास जवाब ही नहीं है, अत्रे भाई के पास यही जवाब नहीं है। नहीं गर्ग साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ ना सर। देखिए, एंकर का काम एंकर को करने दीजिएगा। गर्ग साहब, आई एम द कोऑर्डिनेटर हियर, लेट मी कोऑर्डिनेट। गर्ग साहब, चूड़ी पकड़े, गर्ग बाबू, 5000 गर्ग साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, बारी बारी से करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए कितनी अच्छी डिबेट हमारी चल रही थी, कितनी अच्छी हमारी डिबेट चल रही थी। आप एक बार पानी पीजिए उस चांदी जैसे ग्लास के अंदर, फिर मैं वापस आता हूँ। अत्रे साहब बोलिए। आपको बताता हूँ किसने एडमिट किया। पहली चीज तो मैं सीएमआई के बारे में स्पष्ट कर दूं, 1976 के अंदर नरोत्तम शाह ने ये अपनी कंपनी शुरू की। महेश व्यास आज की डेट में इस कंपनी के एमडी हैं। 2019 में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र कमेटी बनाई, पी चिदम्बरम को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, महेश व्यास उस कमेटी के सदस्य थे, रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लीजिए। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी प्राइवेट एक एजेंसी चलाता है, वो उस एजेंसी के जरिए एक रिपोर्ट छाप देता है, उसको लेके कांग्रेस चिल्ला चिल्ली करना शुरू कर देती है। मैंने यहाँ कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री आंकड़े रखते हुए स्पष्ट बताते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ लीजिए हरियाणा की जो पिछले विधानसभा सत्र में आई थी, 6% बेरोजगारी। उसमें भी केशव जी इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं छोटी, लेकिन वो बड़ी चाहते हैं, वो डाटा भी इंक्लूड है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे नीति आयोग की बात करें, एनएसएसओ की बात करें, परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करें, 6% की बेरोजगारी
जिसके अंदर वो बच्चे इंक्लूड है जो अपनी प्रेजेंट पोस्ट से संतुष्ट नहीं है, दे वांट कि उससे बेहतर कुछ किया जाए। ये है फैक्ट। अब कांग्रेस उद्दालीकरण करती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आ जाती है जो आपने कहा पोस्ट खाली है। यहाँ पे देखिए रेडू साहब जो है ना बहुत कंजूसी करके तारीफ करते हुए, एक तरफ तो रेडू साहब कहते हैं कि जिस तरह से हमने कोरोना को हैंडल किया, मैं हेल्थ जो कर्मचारी है उनको बधाई देता हूँ। भाई अगर हेल्थ कर्मचारियों ने कोरोना को बहुत बेहतर ढंग से हैंडल किया जैसा कि रेडू साहब कह रहे हैं, तो वो तो सरकार की उपलब्धि है। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिन कर लेते, सरकार को भी बधाई दे देते कि आपने बहुत बढ़िया मैनेज किया। ये कंजूसी तो मत करें रेडू साहब। आप खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, तो साहब उसके लिए खेल मंत्रालय को भी दे देते, सरकार को भी बधाई दे देते कि साहब आपने बहुत बढ़िया मैनेज किया, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये सिलेक्टिव बधाई क्यों, ये कंजूसी क्यों बधाई के अंदर? फिर कहते हैं साहब देखिए जो एनसीबी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके अंदर पोस्ट खाली पड़ी है। रेडू साहब ने आंकड़ा दिया था लगभग 162। रेडू साहब ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया किसने था? हमने तो बनाया था। उससे पहले हरियाणा प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब होता था? और जिस सरकार ने ब्यूरो बनाया उस सरकार को कह रहे थे साहब आपने 162 पोस्ट खाली रखी हुई है। गलत आंकड़ा मत दीजिए रेडू साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हो, बेहतर है आलोचना कीजिए। पहले कहता हूँ आप सच्चे पे आलोचना करेंगे, परफेक्ट जवाब आपको दूंगा, और जहां पे हमारी कमी होगी स्वीकार भी करूंगा। लेकिन झूठ के सहारे राजनीति करेंगे वो उचित नहीं है। आप बधाई दे रहे हैं, कंजूसी मत कीजिए, खुल के सरकार को बधाई दीजिए सरकार के कामों के लिए। अब जो महत्वपूर्ण चीज है, देखिए आपने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था संकट का। हालांकि कांग्रेस में संकट हर रोज बनता है, मैं लगातार पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा। फिर ये जिक्र करना शुरू करते हैं फला नेता चुनाव में हार गया, फला नेता चुनाव में हार गया। ऐसा मुझे देश का नेता बताए नरेंद्र मोदी जी को और मनोहर जी को छोड़ के जो अपना चुनाव एक बार ना हरा हो। किसी का नाम बताए, तो इंदिरा गांधी जी की बात करें, चौधरी देवीलाल जी की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब गर्ग साहब आपके नेता पिता पुत्र दोनों हारे हैं। भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और इस बात के लिए आप ऐसी चिल्ला चिल्ली करना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप कहना क्या चाहते हैं। जब सरकार ने अब 2022 की अगर हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री एक प्रण लेते कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो परिवार गरीब परिवार है जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से कम है, सरकार मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना लेके आए, उनकी आमदन 1 लाख रुपए से ऊपर लेके जाएगी। बाकायदा 35,000 परिवारों ने अब तक इस योजना का लाभ उठाया है। 1 लाख परिवार पहले साल चिन्हित किए थे, 1 लाख परिवार 1 साल के अंदर जिनको उठाया जाएगा, जिनमें से 35,000 परिवार जो उस योजना का लाभ लेके अपने आप को बेहतर कर चुके हैं। ये किया है 2022 के अंदर सरकार ने। ठीक है, सरकार ने जिस तरह से सरकारी योजनाएं आम आदमी तक, पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, वो सुनिश्चित किया है सरकार ने। वरना होता ये था केशव भाई, ये तो आंकड़ा कई बार आ चुका है कि हमारे प्रदेश का लगभग 1050 करोड़ रुपया जो योजनाओं का पैसा, सब्सिडी का पैसा, पेंशन का पैसा, बुढ़ापा पेंशन का पैसा सब मिला के ऐसे लोगों की जेब में जा रहा था जो लोग यहाँ बैठ के चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। सरकार ने उसको बचाया, पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया, और प्रदेश के संसाधनों को जिन लोगों को जरूरत थी उनके ऊपर लगाया। ये किया है सरकार। ठीक है अत्रे साहब, एक चर्चा, एक पॉइंट में और साथ साथ जोड़ रहा हूं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को भी लेकर काफी भविष्यवाणियां की गई और अटकलें तो ऐसी लगी कि खुद मुख्यमंत्री को इस बात पर जवाब देना पड़ा कि रोज मुख्यमंत्री बदल के सोते हैं लोग। कुछ था भी अंदर या ऊपर ऊपर की बातें थी? नहीं केशव भाई, ये बिल्कुल ऊपर की बात है। ये कुछ लोग जो है ना मान के चलिए, कुछ लोग का खुद से परेशान होते हैं और वो लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, उसमें सहयोग कर देते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं वो उसके अंदर उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल जी, उन्होंने बाकायदा एक चैनल के जरिए ये बात कही कि झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जी ने बाकायदा मीडिया में आगे कहा ये झूठ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जब भी चर्चा हुई मैं बार बार ये बात कहता रहा, ये झूठ है, कुछ नहीं है, अफवाह है। खुद मुख्यमंत्री जी ने आके अपने भाषण में ये बात कही, तब जाके मुझे लगा कि उन लोगों को समझ में आया कि भाई ये झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी मनोहर जी के नेतृत्व में लड़ेगी। मैं आज बता रहा हूँ आपको, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में। मैं आज यहाँ पे कह के जा रहा हूँ। और ये जो हमारे विरोधी मित्र हैं जो ख्वाब लेते हैं इस तरह के, इनकी परेशानी का कारण क्या है, क्यों इस तरह के ख्वाब लेते हैं? इनको पता है कि एक व्यक्ति को हम। चलिए, अब आपके सवाल का जवाब मैं अब विवेक जी से लूंगा। विवेक जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी 2024 में, आप इस पर भी अपनी रिएक्शन दीजिए। देखिए केशव भाई, लोकतंत्र में हर आदमी इच्छा रखता है। ठीक है, विधायक है, वो भी कहेंगे ये बात को। ठीक है, कहते हैं, कौन नहीं कहता?
कहना नहीं चाहिए। ठीक है। विवेक जी, ठीक है सर। चाहते हैं आप कि सरकार बन जाए, अत्रे साहब की गठबंधन में ही रहना है, कुछ अब एक्शन प्लान तो होगा ना, चुनाव का साल नजदीक आ रहा है। इस बात का जवाब तो दुष्यंत जी ने काफी पहले बहुत स्पष्ट दे दिया था कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में ही आने वाली सरकार बनाने का काम करेंगे। इस बात पे कोई किंतु परंतु नहीं। आज ना तो चुनाव है और ना ही चुनावों की कोई डेट पास है। जो बात है, गठबंधन बहुत मजबूती से चल रहा है। जिन लोगों की तकलीफ थी गठबंधन से, वो पहले दिन से आशा और उम्मीद लगाए बैठे थे कि गठबंधन टूटेगा। बारी बारी इस साल में भी कहा गया कि गठबंधन जल्दी टूटेगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि 2022 पूरा नहीं चलेगा, गठबंधन टूट जाएगा। और किस तरह से आज हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं और 2022 भी पूरा गया, 2023 भी पूरा जाएगा और 2024 का चुनाव। गर्ग साहब मलाई खाने का आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर। गर्ग साहब को खुद आदत पड़ गई है मलाई खाने की, खुद आदत इनकी छुटवाने का जो काम किया गया। ये कभी कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठते हैं, कभी ये व्यापारियों के प्रवक्ता बन के बैठते हैं। ये जिस टाइम पे सीजन होता है उस टाइम पे हड़ताल करने का काम ये लोग करते हैं। इनकी मलाई के ऊपर जो रोक लग गई है उस चीज की तकलीफ है। इन्होंने शुरुआत में कहा था कि यह साल दुखदाई रहा, वो गर्ग साहब के लिए और गर्ग साहब की पार्टी के लिए, दोनों के लिए दुखदाई रहा। यही कारण है कि इनको मलाई दिखती है सोते जागते। ये वो टाइम नहीं रहा ना कि कमाओ और जीजा जी के पास जाओ। ये फुल स्टॉप लगाने का काम हमारी सरकार ने किया उस काम पे। इस चीज की तकलीफ इन्हें है, इसीलिए ये दुखदाई रहा इनके लिए साल। ठीक है, रेडू साहब रखिए अपनी बात, आऊंगा गर्ग साहब, फिर आपके पास आऊंगा। हाँ देखिए केशव जी, हाँ अभी प्रवीण जी ने बधाई मांगी है मुझसे सरकार के लिए, लेकिन इनकी बधाई बनती नहीं है। जब से 2014 में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और 19 में गठबंधन की सरकार आई, हरियाणा प्रदेश जो है नशे के गर्त में डूबना शुरू हो गया। चारों तरफ सभी युवाओं में नशे की लत लगनी शुरू हो गई। आप सिरसा को ले लीजिए, जींद को ले लीजिए, अंबाला, कैथल, हर जगह इतना ज्यादा नशे का कारोबार बढ़ा कि सन 2018 में सरकार ने इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की, ताकि इस बढ़ती हुई बुराई को रोका जा सके। ये एक इन्होंने अच्छा कदम उठाया कि इस बोर्ड की स्थापना ब्यूरो की स्थापना करने का प्रयास किया। लेकिन वही बात फिर सिद्ध हुई प्रवीण जी कि जुमले ही जुमले रह जाते हैं, घोषणा ही घोषणाएं रह जाती हैं, घोषणा के ऊपर घोषणा, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं हो पाता है। तो आपकी बधाई कट जाती है। वहां पर आपने 380 पोस्टों के साथ एनसीबी को खड़ा किया और 17 यूनिटें बनाई, प्रति यूनिट 20 आपने एम्प्लॉय की इसमें सेटअप किया। भाई एक यूनिट में 20 एम्प्लॉय होंगे। 17 में से आज केवल मात्र 11 यूनिट काम कर रही है और प्रत्येक यूनिट में मैक्सिमम 8 से 9 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कैसे मैं आपको शाबाशी दे दूं कि आपने एनसीबी को खड़ा किया? सिर्फ घोषणा की और घोषणा करके इस कारोबार को और भी बढ़ाने का काम किया। और जो आपके एडीजीपी हैं श्रीकांत जाधव जी, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से इसके ऊपर सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, सरकार हमारे को पूरा स्टाफ नहीं दे रही है, इसलिए आपकी बधाई नहीं बनती। दूसरी बधाई आपने कोरोना के बारे में मांगी। ठीक है, हमारे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर हमारे कोरोना वॉरियर्स आपने अपॉइंट किए थे या डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने अच्छे से काम किया, जितना वो कर पाए उतना उन्होंने अच्छा किया। लेकिन सरकार की तरफ से कितनी कमियां रही। और रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसका 70-70 हजार रुपए में बिका। गैस के सिलेंडर लोग 70-70 हजार में बाहर से और तो वेल्डिंग की दुकानों से खरीद के लोगों ने अपनी जान बचाने का काम किया है। लोग हॉस्पिटल के दरवाजे पर कहा करके मर गई, उनको बेड नहीं मिला सर। बाद में जब लाखों लोग मृत्यु होगी उसके बाद जो ना आप टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए यहां भी आपकी बधाई नहीं बनती है और इसलिए मैंने आपको बधाई नहीं दी। ग्राउंड पर जिन्होंने काम किया उनको मैं अब भी दोबारा एक बार फिर बधाई देने का काम करता हूं। दूसरी बात केशव जी, 2022 की जैसे मैंने पहले कहा कि लिंग रोन की नीति तो सरकार ने अपना ली और दूसरा जो 2022 रहा वो 2022 जाएगा घोटालों के नाम। घोटालों के नाम चला गया 2022 हरियाणा प्रदेश का, क्योंकि इस साल में इतने सारे घोटाले हुए। अब कुछ दिन पहले भी 7.5 लाख
बॉटल बॉक्सेस जो है शराब के, वो भी अभी पंचायत चुनाव में इन्होंने बेचने का काम किया। उससे पहले शराब का कितना घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, आटा घोटाला, और अभी कुछ दिन पहले गेहूं घोटाला हुआ था, हजारों करोड़ का, 50-60 हजार का, जो कैथल में, कुरुक्षेत्र में, और करनाल का गेहूं घोटाला हुआ, कितना सड़ा हुआ अनाज दिखा करके असली अनाज को निकालने का काम किया। तो 2022 की साल जो है हरियाणा प्रदेश 2022 का विश्लेषण कर रहे हैं, तो एक सवाल तो लोकदल के संगठन पर भी बनता है। 2022 के शुरुआत में आप लोग कहां खड़े थे, 2022 के अंत में कहां खड़े हैं? हालांकि प्लान जरूर है परिवर्तन रैली का, लेकिन संगठन को लेकर अभी तक भी, पार्टी को लेकर अभी तक भी सवालिया निशान ही रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है केशव जी। संगठन हमारा पूरा सेटअप था, कंप्लीट था। अभी बहादुरगढ़ की रैली में हमने, बहादुरगढ़ की मीटिंग में, जो स्टेट बॉडी की मीटिंग थी, वहां पर जो संगठन था उसको समाप्त करने का काम किया। नए सिरे से जल्दी हमारा संगठन फिर बन जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे हिंदुस्तान में संगठन के मामले में सबसे मजबूत पार्टी है, और आगे भी मजबूत नहीं। अब आप उदाहरण दे रहे थे तो मुझे देना पड़ेगा उदाहरण। राठी साहब की पुत्रवधू भी उनकी होम सिटी से चुनाव हार गई थी सर, तो संगठन कैसा है इस बात पर तो पुनरावलोकन करना पड़ेगा ना। फिर 2023 में क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं कि आपके सामने होंगी? कितने वोटों से हारी? हाँ, देखिए, नगर परिषद के चुनाव में राठी साहब की पुत्रवधू हारी थी, लेकिन कितने मार्जिन से हारी थी? लगभग 25,000 वोट वो लेकर के आई थी। थोड़े से मार्जिन से वो हारी थी, वो भी उसको हराया गया था। सरकारी तंत्र का प्रयोग करके हराया था। केशव जी, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी कहें अभी, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन्नति की ओर अग्रसर है, दिन रात इनका काफिला बढ़ता जा रहा है। 2024 में केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की तरफ हरियाणा प्रदेश के निवासी आस लगाए बैठे। ठीक है सर। पूछ रहे थे, वो पूछ रहे हैं आदमपुर में कितनी वोट पड़ी थी आपको, कुराड़ाराम जी को? देखिए, आदमपुर में हमारे को बहुत अच्छी वोट मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरा प्रदेश जानता है कितनी वोट हमें मिली, लेकिन जो हमें वोट मिली उसको, वो भी जो है ना, हमारे को जितनी मिली थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने के लिए हमारा एक प्रयास था। इसलिए हमारे वोटर ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया, ताकि बीजेपी को रोका जा सके। वो उसके पीछे ये रीजन था, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी को रेणु साहब, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। का काम किया था। आप लाइव डिबेट में ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है। गर्ग साहब, पर्दे के पीछे भाई की कहानी साल के अंत में देख लीजिए। हमने बीजेपी के विरोध में वोट डलवाने का काम किया। हमारे जो वोटर थे वो इधर, हमारा जो वोटर था वो इधर डाइवर्ट इसलिए हुआ। गर्ग साहब, असली मलाई तो यहाँ है, आप बता नहीं रहे हैं। और रेणु साहब कह रहे हैं हमने खिला दी। बीजेपी को जिताना चाहती थी। गर्ग साहब से जवाब मैं गर्ग साहब से जवाब लेता हूँ। गर्ग साहब। केशव जी, सारे जो डिबेट में साथी बैठे हैं, आपसी भाई तो है ही हम, कोई दुश्मन थोड़ी है। पार्टी चल अलग अलग हो सकती है, हम वैसे विचारधारा हमारी सबकी एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मुद्दे की बात होती है, मुद्दे की लड़ाई होती है, जनता के हित की बात होनी चाहिए। डिबेट हो चाहे किसी पार्टी में कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं आज कांग्रेस में हूँ, पहले भी कांग्रेस का राज था, आगे भी आए, पर मैं जब जिस पद पे हूँ मेरी जुम्मेवारी बनती है मैं जनता की हित की बात करूं, जनता की लड़ाई लड़ूं। ये नहीं कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूं, ये तो उचित नहीं है। आप इस बात पर क्या रिएक्शन देंगे? गर्ग साहब, रेणु साहब कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के साथियों को वोट दिया आदमपुर में। नहीं, देखो सुनो, वोट तो जनता ने दिया ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। जनता ने ये सोचा भी कांग्रेस अच्छी पार्टी है, कांग्रेस इसको हरा सकती है, भी कांग्रेस टक्कर दे सकती है, तो लोगों ने वोट दिया। ठीक है सर, मैं एक फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं, समय को ध्यान में रखते हुए, घड़ी की सुई को ध्यान में रखते हुए। गर्ग साहब, इनकी तरह नहीं किया। इन्होंने जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट को खरीदा, जिस पर सरकारी तंत्र मंत्र लगा ली, पूरे मुख्यमंत्री लगी, पूरी सरकार लगी, सबको पता है आदमपुर में क्या खेला गया है। दुनिया ये भी पता है, भजनलाल जी का पुराना गढ़ है वो,
उसमें कोई दो राय चलिए नहीं। ठीक है गर्ग साहब एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं, समय की कमी है, घड़ी की सुई इशारा कर देगी तो बातें सबकी अधूरी रह जाएंगी। फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं प्रवीण अत्रे जी से शुरुआत करते हुए। अत्रे जी फाइनल कमेंट एक रख दीजिएगा, साल 2022 का कंक्लूजन और साल 2023 का विजन दोनों साथ साथ। गर्ग साहब आऊंगा मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ अत्रे साहब, देखिए साल 2022 कुछ अंतरराष्ट्रीय कारणों की वजह से आर्थिक दृष्टि से थोड़ा तकलीफदेह जरूर रहा, लेकिन सरकार ने अपने आर्थिक कौशल से उन तकलीफों के ऊपर विजय पाई। आज हरियाणा प्रदेश की जीएसडी भी जो है लगभग 9.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। पर कैपिटा इनकम लगभग हमारी 2.5 लाख से ऊपर चली गई है। ये सब जो है वर्तमान सरकार ने अपने आर्थिक प्रबंधन के जरिए किया है। 2023 की जहां तक बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश में लेके आए हैं, उसका नतीजा धीरे धीरे 2023 में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और विशेष तौर पे किसान भाइयों के लिए बात कहूंगा, जिस तरह के काम इस सरकार ने किसान भाइयों के लिए किया है, चाहे उनकी फसल के मुआवजे की बात करें, चाहे उनकी फसल की खरीद की बात करें, चाहे भावांतर भरपाई योजना के अंदर देने वाले लाभ की बात करें, इस तरह का प्रबंधन, इस तरह की योजनाएं किसानों के लिए लेके आए हैं, जिसका नतीजा किसानों पे नजर आ रहा है। लेकिन एक रेणु साहब ने आज बहुत बड़ा कमाल किया। अब समझ में आ रहा है एनएलडी के साथ ऐसा क्यों होगा। जो एनएलडी नेता लगातार पूरा जीवन कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते रहे, आज रेणु साहब ने रहस्य उद्घाटन किया कि हमने आदमपुर में कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वोट कांग्रेस को डलवा दी। मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूँ कि रेणु साहब बोल क्या रहे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें, अभय सिंह चौटाला जी की बात करें, वो सुनके कहते हैं चौधरी देवीलाल की तरह हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से पूरा जीवन कांग्रेस। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन आज हालात ये हो गए कि कांग्रेस की गोद में बैठ। ठीक है सर, ठीक है सर। गर्ग साहब से रिएक्शन ले रहा हूं मैं। गर्ग साहब 2023 का विजन क्या है अब कांग्रेस के लिहाज से, जरा ये बता दीजिएगा बहुत जल्दी से, 30 सेकंड में। देखो 2023 हमारे लिए, जनता के लिए शुभदायक रहे, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। और हम कांग्रेस पार्टी 2023 के अंदर बहुत अच्छा गेन करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और 2024 के अंदर भारी बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ तक कि आपने देखा इनकी राज के अंदर सरकारी स्कूल बंद होकर 2022 के अंदर स्कूल के बच्चे स्कूल के ताला मारकर स्कूल के बाहर धरने पे बैठते हैं। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश का टीचर नहीं, हिंदी का टीचर नहीं, मैथ का टीचर नहीं, प्रिंसिपल इनके पास नहीं, सरकारी स्कूल ये बंद करते हैं। काफी शर्म की बात है। यहाँ तक कि मेरे साथी बोल रहे थे भी हमारा तो हमने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, जबकि अरविंद शर्मा जो इनका एमपी खुला बोल रहा है कि भाई यह सरकार भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काफी गर्ग साहब अनफैक्चुअल एलिगेशंस नहीं, गर्ग साहब अनफैक्चुअल बात करनी चाहिए प्लीज। ना ठीक है, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ। विवेक जी बताइए जरा जल्दी से 2023 का विजन क्या कुछ है, कैसे देखते हैं? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। विवेक जी। हाँ केशव जी, पहले तो आज हरियाणा न्यूज को मैं बधाई दूंगा कि सबसे पहले एक ब्रेकिंग आपको मिल गई केशव जी कि इनेलो और कांग्रेस का गठबंधन जो लोगों से छुपा रहा आदमपुर चुनाव के अंदर था। आज अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 में तकरीबन जो वादे हमने किए थे उनको पूरा करने का काम किया और जो रह गए उन्हें 2023 में पूरा करके 2024 के चुनाव में जाने का काम करेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़के। ठीक है सर। रेणु साहब जल्दी से विजन 2023 बातें ही करेंगे 20 सेकंड में। रेणु साहब जल्दी से। हाँ, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और 2022 में जितनी तकलीफें और परेशानियां जनता को इन्होंने देने का काम किया है, 2023 में कम से कम वो दोबारा देखने के लिए ना मिले। और 2023 में जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जिस प्रकार से पहले से जन विरोधी नीतियों को उजागर करके सरकार को चेताने का काम किया है, इसी प्रकार से हम बार बार उनको चेताने का काम जरूर करते रहेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। मैं घड़ी की सीमा को, समय की सीमा को देखते हुए यहीं पर कार्यक्रम को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चाएं थी, 2022 का विश्लेषण था और 2023 को लेकर विजन था। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाने का दृढ़ संकल्प भी सरकार और विपक्ष दोनों आपसी सहयोग के साथ ले, यह अपेक्षा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।